आज टॉक विद स्मार्ट टुडे में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे साथ हैं और इनके डॉक्टर साहब के राजनीतिक सामाजिक सफर पर हम कुछ चर्चा करें। डॉक्टर साहब, आपका जो 2024 का चुनाव का समय गया, 2025 भी गया और आप जनता के बीच में बखूबी रहे, इस बारे में आपको जनता से कैसे समर्थन मिल रहा है? देखिए मेहता जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, उनका अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। और क्योंकि आपने ये इंटरव्यू जो है ये साल के एंड में लिया, तो नव वर्ष भी आने वाला है, तो उसकी भी मैं बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल को और पूरी जनता को देना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और शहर गली मोहल्ले सब फले फूलें और देश और प्रांत की सर्वांगीण उन्नति हो। और रही बात आपकी कि हमारा जो चुनावी सफर है वो कैसा रहा, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहा। हम हफ्ते में 2 दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जन संवाद करते हैं। वहाँ लोग आते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और वैसे भी लोगों के आना जाना, और यहाँ पर भी मैं अगर कहीं मैं नहीं गया हुआ होता तो अपना ऑफिस जो नीचे बेसमेंट में है उसमें मैं बैठता हूँ, तो वहाँ भी लोग आते हैं, तो उनकी समस्याओं का भी मैं करता हूँ। और जितनी भी समस्याएं या जितनी भी योजनाएं कहिए जो हमारी थी, जो पेंडिंग है, उनका भी फॉलोअप मैं माननीय मुख्यमंत्री से करता रहता हूँ। जैसे बस स्टैंड की बात है, जैसे जनरल हॉस्पिटल की बात है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड की बात है, जैसे जितने भी फाटक हैं, मेरा निवेदन है उनसे कि भी जितने भी फाटक हैं वो सब फाटक लेस होते हैं, और हमने 4-5 जगह उनको दूर किया भी है, लेकिन वो प्रोसेस में अभी जारी है। हमने चौराहों का, फव्वारों का और अलग अलग से जो मोनूमेंट्स हैं, चाहे वो लाल किला है, चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो सांसद भवन है, चाहे वो शंख है, चाहे वो अशोक चक्र है, चाहे वो इंडिया गेट है, इस तरह के सौंदर्यकरण का जो काम किया है और वो आगे भी चलता रहेगा। हमने शहर में 51 बस क्यू शेल्टर लगाए और वो इतने सुंदर हैं और वो लोगों के इतना काम आते हैं। वर्षा में, धूप में, या कोई बूढ़ा व्यक्ति थक भी जाए तो उनके लिए भी वो एक किस्म से गरीबों के लिए ठंड में वो रैन बसेरा का भी काम करें। आप अपनी सरकार 10 साल में आप सरकार में सत्ता में रहे और आपने खूब विकास कार्य किए, और सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? एयरपोर्ट की। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1966 में हरियाणा बना। हरियाणा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। हम एविएशन मंत्री बने, हमने जब एमएलए बने थे तभी हमने 29 दिसंबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तत्कालीन समय में जो थे वो आए थे, उनसे घोषणा हुई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। बहुत लोगों ने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। व्यक्ति कोई सपने देखता है तो वो सच करता है। आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आएगी, आप सपना ही नहीं लेंगे तो आप उस काम को करेंगे कैसे? तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमने सफलता ली और ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर 200 एकड़ लैंड थी और यहाँ पर हमने 7300 एकड़ लैंड, 7000 के लगभग और इसमें ऐड करके दिल्ली का हवाई अड्डा 5100 एकड़ में है, लेकिन हिसार का हवाई अड्डा तो 7300 एकड़ में है। पूरे विश्व में इतना बड़ा हवाई अड्डा, इतना अधिक एरिया वाला कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। अब आस्ता आस्ता चलेगा। यहाँ से अयोध्या की फ्लाइट शुरू हुई, यहाँ से जयपुर की हुई, चंडीगढ़ की हुई, दिल्ली की हुई, जम्मू की शुरू होने वाली है, अहमदाबाद की शुरू होने वाली है, ऐसी अनेक। और समय पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ का एयरपोर्ट है जिसकी 21 लाख
पैसेंजर्स की प्रति वर्ष की कैपेसिटी है, उसका शिलान्यास किया है। 2.5-3 साल में वो बन जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। और ये जो लास्ट विधानसभा चुनाव होते 2024 वाले, उसमें आपने स्वीकृति जिंदल के साथ जो आपका चुनाव था, क्या आप कितना चुनौतीपूर्ण था, आपने क्या उसे हल किया? नहीं, चुनौतीपूर्ण पूरा था और हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा भी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी शायद हम जनता को पूरा कन्विंस नहीं कर पाए। तो जनता का फैसला सहर्ष स्वीकार है, किसी को दोषारोपण तो हम नहीं करेंगे, उचित भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम और मेहनत के साथ और प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में आपके कैसे संबंध है? बहुत बढ़िया संबंध, बहुत बढ़िया संबंध। समय समय पर कार्यकर्ताओं से मिलना होता रहता है। ये तो संगठन की रीत है। मंडलों की मीटिंग, विधानसभा की मीटिंग, अनेक प्रकार के कार्यक्रम। अभी हमारी अटल जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया, उसमें कई कार्यक्रम थे। कुछ मंडल स्तर के थे, कुछ शक्ति केंद्र स्तर के थे, कुछ बूथ स्तर के थे। हमने बूथ पर भी यात्राएं निकाली। तो वो सब कार्य करते रहते हैं। तो संगठन से तो मिलना होता ही रहता है। हिसार शहर में आपका लंबा राजनीतिक जुड़ाव रहा है। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जनता के साथ अपने रिश्ते को कैसे आते हैं? बहुत बढ़िया मान, जनता के साथ हमारा रिश्ता अति उत्तम है। लोग कहते हैं कि आपने काम बहुत। राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हार और जीत को कैसे लेते हैं? क्या हार में क्या जीत में, अटल जी की कविता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हारूं चाहे जीतूं। अभी अटल जी देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, उनकी कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो लिखा, यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठालूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हार जीत तो जीवन का एक अंग है। आप शहरी निकाय मंत्री रहे और नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, ये कैसे होता है? देखिए, हमने कुछ सिस्टम्स नए चालू किए। मैंने अपने मंत्री के काल में प्रॉपर्टी आईडी, जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहा और काफ़ी इसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन किसी भी मुश्किल काम को करने में दिक्कतें आती हैं। हमने एक सिस्टम को बदला। हमने प्रदेश की एक एक इंच को माप लिया, उसका मालिक तय कर दिया। तय कर नहीं दिया मतलब, तय का मतलब जो था उसको रिकॉर्ड में ला दिया। किसी समय हमारे 7 लाख प्रॉपर्टियां थी, उसमें से 1 लाख प्रॉपर्टी टैक्स देते थे। फिर ये कोई लगभग 2013 में ये प्रॉपर्टियां 21 लाख हो गई। और हमने जब, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमने जब इसको लागू किया तो उस समय 41 लाख प्रॉपर्टी थी। अब कहाँ तो रिकॉर्ड में 20 लाख प्रॉपर्टी, 21 लाख प्रॉपर्टी, और हमने तो डबल से भी ज़्यादा। अब ये सिस्टम को, किसी की एज कम हो गई, किसी की 4 इंच जगह कम हो गई, किसी की 4 इंच बढ़ गई, किसी की छत नहीं है, किसी, ये सब प्रॉब्लम्स आई। हमने उस कंपनी को भी निकाला, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि हमने उस सिस्टम को पूरे देश में, प्रॉपर्टी आईडी जो है वो हरियाणा को छोड़कर और कहीं नहीं है। एक सिस्टम बना, सिस्टम बनता है तो बच्चा भी बड़ा होता है, दांत आते हैं तो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमने स्वीकार किया, बड़े आराम से हम इसको समाप्त कर सकते थे। अब ये कर दिया। अभी भी मैं ये कहता हूं कि पूर्णतया ये अच्छी तरह से लागू अभी नहीं हो पाया, अभी भी इसमें कमियां हैं। लेकिन ये शुरू किया 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में, ये पटड़ी पर दौड़ेगा। अभी भी तेजी से चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये दौड़ने की स्थिति में है। आपको पता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी आईडी है,
आप उसका बिल जमा करवाइए प्रॉपर्टी टैक्स का, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट उसी टाइम ऑनलाइन उसी टाइम घर बैठे मिल जाएगा। अब इस सिस्टम से भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ? मैं भ्रष्टाचार को 100% अबोलिश नहीं मानता, ना इस चीज का दावा करता हूं, पर हमने बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन करने से मैं ये तो पक्का मानता हूं कि भ्रष्टाचार कम हुआ। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी आ गई। और 2024 के चुनाव परिणामों में के बाद आपने खुद में क्या बदलाव किया? नहीं, खुद में तो हमारा तो रूटीन वही है, कोई बदलाव वाली बात नहीं है। पहले भी जनता में जाते थे, आज भी जनता में जाएंगे। आप मानते हैं जनता का भरोसा फिर से जीता जा सकता है? और अगर क्यों नहीं जीता जा सकता? जनता आज भी हमें विश्वास करती है, इसीलिए हमें समय समय पर बुलाती भी है। हमारा रोजाना संपर्क लगातार रहता है। इस हार के युवाओं और मतदाताओं के लिए आपका कोई संदेश? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। SIR, वोट चोरी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वोटर लिस्ट है, अब वोटर लिस्ट में 20-20 साल 30-30 साल पुराने व्यक्ति लगे हुए हैं, वो भगवान को प्यारे हो गए, फिर भी वो नाम कटे नहीं। अगर इलेक्शन आयोग ने SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट, स्पेशल इंटेंसिव विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, अगर हम किसी सिस्टम को चेक करते हैं तो चेक करना चोरी होता है क्या? चोरी तो वो थी जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सरदार पटेल को तो 32 या 33 वोट मिले और नेहरू जी को 2 मिले और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। और चोरी वो नहीं थी जब अटल जी 1 वोट से हारे, उन्होंने हारना स्वीकार किया। बिल्कुल किया था, ये मैं उस टाइम टीवी तो वोट चोरी, जिनके घर शीशे के हैं वो सीमेंटेड हाउस पर पत्थर फेंक रहे हैं। चोरी इनके जमाने में ये जो, फिर मुझे आप ये बताइए, आज अमित शाह जी ने लोकसभा में भी कहा कि हम तो SIR में जो फालतू वोट्स हैं उनको कटवा रहे हैं। 18 साल से ऊपर वाला अपना वोट बनवा सकता है, लेकिन वोट कौन बनवा सकता है? जो इस देश का नागरिक है। अब अभी पता लगा, मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि फलानी जगह 6 करोड़ वोट कटे। अब इसमें क्या गलत बात है भाई? आप उनमें से कोई ये कह दो कि गलत कटा, और अगर कोई गलती से गलत कट भी गया तो चुनाव आयोग उसको एंटर कर लेगा। आफ्टर ऑल आप जब काम करते हैं तो 2-4 मिस्टेक फिर भी हो जाती हैं, तो वो ध्यान में लाओ ना। पुनर्निरीक्षण का भी पुनर्निरीक्षण हो सकता है। क्या जो घुसपैठी हैं वो तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में आ गए हो तो फिर तो घुसपैठिए तय करेंगे कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन होगा, यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यहाँ का MLA कौन होगा। तो उस चीज को ठीक करना, उसको चोरी कहना, ये कहां तक तर्कसंगत है? और आप देख रहे थे टॉक विद हिसार टुडे, इसमें डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपने खुलकर स्पष्टता और संयम के साथ विचार रखे। इसके लिए हिसार टुडे की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।